हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो कैसा लग रहा है? आज मैं आप सब लोगों का एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं और ये क्लास 8th के बच्चों के लिए है। उनकी सोशल साइंस की किताब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3, इसका चैप्टर नंबर 1। तो ये चैप्टर नंबर 1 है किस चीज़ के बारे में? ये चैप्टर नंबर 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारत के संविधान के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर का टाइटल है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं से सुन रखा होगा भारत के संविधान के बारे में। तो जरा सा अपने मन में सोचिए, गौर कीजिए कि आखिर भारत के संविधान के बारे में आप सब लोगों ने आखिरी बार कब सुना है, कैसे सुना है, किसी अखबार में पढ़ा है, चुनाव के समय में सुना है, किसी न्यूज़ चैनल पर रिपोर्ट पर सुना है, या घर में किसी को बातचीत करते हुए सुना है, या आप लोगों में से कभी कोई कोर्ट कचहरी के बारे में जानकारी रखता हो, आपके आसपास में कोई लॉयर, कोई जज रहते हों, उनके मुंह से सुना हो, किसी नेताजी के मुंह से सुना हो, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा ना। ओके, so we continue the chapter. So in this chapter we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. So as the name suggests, this is a game that involves the player's feet. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. तो सभी बच्चों को लग रहा होगा कि भाई हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, भारत के संविधान की बात कर रहे थे, तो अचानक ये फुटबॉल की बात कहाँ से आ गई। लेकिन फुटबॉल का यहाँ पर एक रिलेवेंस है, एक सिमिलरिटी है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। ठीक है, तो वो कैसा सिमिलरिटी है वो अभी अभी आप सब लोग जान जाएंगे। तो क्या होता है कि फुटबॉल का नाम फुटबॉल क्यों है? क्योंकि हम इसे पैरों से खेलते हैं। इट इज़ प्लेड विथ द प्लेयर्स फीट। ठीक है, तो फुटबॉल हम पैरों से खेलते हैं। तो अगर खेल के दौरान गोलकीपर को छोड़ करके, गोलकीपर का काम होता है फुटबॉल को गोल पोस्ट में जाने से रोकना, तो सिवाय गोलकीपर के बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें से किसी के भी हाथ से या बाह से फुटबॉल छू जाए तो ये फाउल माना जाता है, ये नियम के खिलाफ है। सो इफ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनीमोर। तो अगर ऐसा कभी हो कि जो भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं वो बजाय पैर से खेलने के फुटबॉल को हाथ से या अपनी बाह से इस्तेमाल करते हैं और वैसे ही इस्तेमाल करते करते उसे दूसरी टीम के गोल पोस्ट तक ले जाते हैं, तो ये तो गलत माना जाएगा ना, क्योंकि तब आप फुटबॉल को फुट से, पैर से नहीं खेल रहे होते हैं, हाथ से खेल रहे होते हैं। सिमिलरली विथ अदर गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट also have rules according to which they are played. Each of these rules helps define the game and help us distinguish one game from another. तो यहाँ पर कहने की बात ये है, गौर करने की बात ये है कि हर खेल के कुछ न कुछ नियम होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो हर खिलाड़ी को फॉलो करना होता है, और अगर खिलाड़ी उसे फॉलो ना करे तो फाउल होगा, पेनाल्टी हो सकती है। आप सब लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा कि फुटबॉल के मैच में, हॉकी के मैच में रेफरी होते हैं मैदान में, और उसी तरीके से अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के मैदान में भी अंपायर होते हैं, दो अंपायर होते हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम यही चीज़ ऑब्जर्व करना होता है कि ये जो खेल खेला जा रहा है वो स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशंस के हिसाब से खेला जा रहा है या नहीं। दोनों टीम में से कोई भी खिलाड़ी ऐसा तो नहीं कर रहा कि वो अपनी टीम के लिए स्कोर बढ़ाने के लिए, गोल करने के लिए या रन करने के लिए कोई गलत तरीका तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है, और यही जो रूल सेट होते हैं वो एक गेम को दूसरे गेम से अलग भी करते हैं। सो एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम वी कैन ऑल्सो कॉल देम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम। तो चूंकि ये खेल के मूलभूत नियम होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं जिन्हें मानना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो नियम हैं
ये खेल के कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं, खेल के संवैधानिक नियम हैं और इसे मानना बहुत ही जरूरी है। Like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of societies. तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि खेलों में होता है, हमारे समाज में भी कुछ संवैधानिक नियम होते हैं और जिसकी वजह से हमारा समाज दूसरे के संविधान से थोड़ा अलग बिहेव करता है या हमारे समाज के कुछ अपने अलग नियम होते हैं। In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form, and so that a written document in which we find such rules is called a constitution. तो अब जाकर के हम लोग यहाँ पर वापस आते हैं उसी सब पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जिस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया था। तो इसमें यही बात कही जा रही है कि जहाँ पर बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है जिसमें अलग अलग कम्युनिटी का मतलब क्या है, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग होते हैं। तो वहाँ पर इस तरह के स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स को जो जिसे हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कह रहे हैं वो उसका डिसीजन लेने के लिए एक कंसेंसस होता है। कंसेंसस का मतलब ये है कि लोगों की आपस की सहमति से ये तय किया जाता है कि कौन से नियम होने चाहिए और कौन से नियम नहीं होने चाहिए। और उस केस में आजकल बड़े बड़े देशों में जो मॉडर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर ये भी ऑप्शन है कि ये सारे के सारे नियम या ये जो कंसेंसस की बात है, लोगों की सहमति की बात है, इसे रिटन फॉर्म में भी दर्ज किया जाता है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के तौर पर। और यहाँ पर ही बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे रूल सेट हैं जो हमारे समाज को सही तरीके से चलने में, लोगों का सामंजस्य बनाए रखने में, सब लोगों को आपस में प्रेम और सौहार्द से जीने में हेल्प करता है। और वहाँ पर अगर कभी भी किसी तरह की कोई बात हो तो लोग रेफरेंस के लिए इन्हीं रूल्स की दुहाई दे सकते हैं, इन रूल्स को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। सो वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 6 and 7 in our social and political life textbooks. Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? तो हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप सब बच्चों को क्लास 6 और क्लास 7 की सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की किताब में भी पढ़ाया जा चुका है। तो ज़रा सा आप अपनी मेमोरी पर जोर डालें और याद करने की कोशिश करें कि आपने क्लास 6 और 7 में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या पढ़ा है। और क्या कभी आपको ऐसा आश्चर्य होता है या मन में ख्याल आता है कि व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन और हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन, कि ये हमें संविधान की ज़रूरत क्या है और हमारा संविधान आखिर कैसे लिखा गया है। अच्छा, ज़रा सा मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं संविधान। ये हिंदी का शब्द है, लेकिन ज़रा सा 1 मिनट के लिए अगर हम इसे संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है संविधान। विधान का मतलब है लॉ, नियम, कानून। तो संविधान एक बराबर कानून, सम का मतलब होता है बराबर। तो इंटरेस्टिंग बात है ना कि ये संविधान आखिर है क्या। संविधान में सारे लोगों के लिए एक एक्टिविटी के लिए, एक फंक्शन के लिए एक बराबर नियम लिखे गए हैं। ओके, तो आगे चल करके हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे कि संविधान कैसे लिखा गया और संविधान की ज़रूरत क्या है। ईच ऑफ दीज फीचर्स इज क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड सम ऑफ दीज विल बी द फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स इन दिस बुक। तो यहाँ पर एक और भी बात है कि संविधान के जो भी फीचर्स हैं वो एक डेमोक्रेसी के प्रॉपर वर्किंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जहाँ पर मोनार्की की बात है या डिक्टेटरशिप की बात है, आई थिंक
वहाँ पर इस तरह के किसी संविधान की ज़रूरत बहुत कम ही पड़ती है, क्योंकि मोनार्की में क्या है कि जो राजा ने कह दिया वही रूल है, दैट इज़ रूल एंड यू विल हैव टू ओबे इट। आपको पालन करना ही होगा, मानना ही होगा। यू कैनॉट रेज क्वेश्चंस अगेंस्ट द रूल सेट बाय द किंग। आप कभी भी उसके खिलाफ जा नहीं सकते, क्वेश्चन नहीं उठा सकते। और यही बात डिक्टेटरशिप के साथ भी है, जहाँ पर तानाशाही की बात होती है या मिलिट्री गवर्नमेंट की बात होती है कि जो मिलिट्री चीफ है उसने जो कह दिया यू हैव टू फॉलो, देयर इज़ नो अदर वे। आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, आपको ये बात माननी ही होगी। ओके, तो अब इस चैप्टर में जो अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो 2 मिनट को मैं ये पूछता हूँ सवाल आप लोगों से कि जैसे आप अपने घर में होते हो तो आप घर में किसकी बात मानते हैं। बड़ी आसान सी बात है कि अगर आप घर में हो, परिवार में हो, तो आप किसकी बात मानते हो। आप अपने बड़ों की बातें मानते हैं, आप अपने पेरेंट्स की बातें मानते हैं। और हर घर में कुछ नियम होते हैं और ये नियम उस घर में रहने वाले सारे लोगों को मानने होते हैं। जैसे कि सवेरे में इतने बजे तक जग जाना है, उसके बाद इतने बजे तक आपको ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाना है, इतने बजे लोग स्कूल चले जाएंगे, इतने बजे तक लोग स्कूल से आ जाएंगे, इस तरह की बातें। तुम्हें इतने बजे तक नाश्ता ज़रूर कर लेना चाहिए, शाम में इतनी ही देर खेलना चाहिए, शाम में वापस इतने बजे तक घर लौट आना चाहिए, रात के इतने घंटे ज़रूर पढ़ाई करनी चाहिए और रात के इतने बजे तक ज़रूर सो जाना चाहिए। तो ये घरों के नियम होते हैं। इसी तरह की बात अगर हम करें तो देयर आर सम रूल सेट्स इन आवर क्लासरूम ऑल्सो। आपके स्कूल में, आपके क्लास में भी कुछ रूल होते हैं एंड यू विल हैव टू ओबे द रूल्स। आपको पालन करना होता है, मानना होता है। इफ़ यू आर ए डिसिप्लिन स्टूडेंट एंड यू शुड बी। हर बच्चे को डिसिप्लिन फॉलो जरूर करना चाहिए। तो ठीक है, अब आगे हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं कि व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों है। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। तो जैसा कि आजकल के समय में है, दुनिया के बहुत सारे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान है, जबकि ऐसा भी नहीं है कि जितने भी लोकतंत्र को फॉलो करने वाले देश हैं उन सबके पास में कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। हालांकि एक सफल, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए लोगों के अधिकार की बात होगी, लोगों के अधिकार को पालन करने की बात होगी। सरकार भी उन नियमों पर गौर करेगी और सरकार उसके हिसाब से चलाई जा सकेगी। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसा भी नहीं है कि जिन जिन देशों के पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो देश लोकतंत्र ही है। हो सकता है वहाँ पर लोकतंत्र ना हो, देयर माइट बी सम अदर फॉर्म ऑफ मोनार्की और डिक्टेटरशिप। हो सकता है वहाँ पर लोकतंत्र हो, ना भी हो। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस। फर्स्ट, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizen aspire to live in। तो सबसे पहली बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन उन सारे पर्पसेस को सर्व करता है, उसकी राह दिखाता है, जिसके जरिए हम सब लोग ये तय करते हैं कि हमारा देश कैसा होगा या इस देश के नागरिक आगे चल कर के कैसी स्थिति में रहना चाहते हैं, कैसे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। और पुट अनदर वे, ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। और साथ साथ ही अगर दूसरे तरीके से कहें, सीधे सीधे शब्दों में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ये तय करता है कि हमारे समाज का फंडामेंटल नेचर क्या है। ए कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इशूज। एक देश में अलग अलग कम्युनिटी को, अलग अलग विचारधारा को, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म को पालन करने वाले लोग रह सकते हैं,
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर इन सब लोगों की बातें टैली ना करें, जहां पर ये सब के सब किसी एक बात पर एग्री ना हो सकें। तो ऐसी ही सिचुएशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइंस या गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर सामने में आता है, जहां पर हम सब लोगों को बाकी सारी बातों को किनारे रख करके वी हैव टू फॉलो द रूल्स सेट बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेट ऑफ रूल्स है, ऐसा सेट ऑफ रूल्स है, ऐसे प्रिंसिपल्स का सेट है जो हमारे देश के सारे लोगों को मानना चाहिए और मानना होता है, और जो हमारे सारे लोगों के द्वारा तय किया गया है और कहीं ना कहीं आपस की सहमति से ये बात तय की गई है कि वो इसी के बेसिस पर इस देश की सरकार को चलाया जाना पसंद करेंगे। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। तो इसमें सिर्फ यही बात नहीं है कि हमारा सरकार कैसी होनी चाहिए, या ऐसा भी नहीं है कि हमारे सारे के सारे लोग किस बात पर सहमत हैं। इसमें असली बात ये है कि हम सब लोगों ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या आइडियल्स, क्या आदर्श सेट कर रखे हैं और हम लोग किन आदर्शों के साथ में ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पेज नंबर 5 पर अपर राइट कॉर्नर में एक स्निपेट्स है, तो मैं ज़रा सा उसके बारे में बताता हूँ। In 1934, the Indian National Congress made the demand for a constituent assembly। तो यहाँ गौर करने की बात है, दिस इज द पीरियड ऑफ 1934। ये फ्रीडम, स्वतंत्रता से पहले की बात है, इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, जब INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने में, जिनका शासन हमारे ऊपर चल रहा था, उनके सामने में ये बात की कि भाई एक संविधान सभा होनी चाहिए। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस assertion for an independent constituent assembly formed only of Indians gained momentum and this was conveyed in December 1946। तो यहाँ ये बताया गया है कि 1934 में इस चीज़ की चर्चा शुरू हुई और सेकेंड वर्ल्ड वार, मेरे ख्याल से ये 1942 का ही समय रहा होगा जब इस बात की चर्चा बड़े जोर पर पूरे देश में हुई कि नहीं नहीं, हमारे देश की एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसमें संविधान के सारे के सारे रूल्स का कलेक्शन होना चाहिए, नियम तय किए जाने चाहिए। इस चीज़ को दिसंबर 1946 में कन्वेन किया जा सका और वहाँ पर जाकर के मुझे लगता है कि संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो पाया और यहाँ पर टीम के मेंबर्स चुने गए होंगे, टीम के लीडर्स चुने गए होंगे। द फोटो ऑन पेज 2 शोज सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हालांकि ये पिक्चर क्लियर नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक तस्वीर है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को दिखाया गया है कि वो किस तरह से बैठ करके बातें कर रहे हैं। सो नाउ बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो 1946 के दिसंबर से नवंबर 1949 तक 3 साल लगे इस संविधान सभा को हमारे संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार करने में। ड्राफ्ट वर्जन, चूंकि ये फाइनल वर्जन नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने सारे के सारे रूल सेट्स को कंपाइल किया होगा जो वो इसमें रखना चाहते होंगे। फ्री टू सेव देयर डेस्टिनी एट लास्ट after 150 years of British rule, the members of Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. You will read more about the work of the Constituent Assembly later in the chapter. The photo alongside shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly. तो भाई आखिर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत क्या थी और इन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया क्यों किया? इसकी वजह ये है कि पीछे के 150 सालों से अपने देश पर किसका शासन चल रहा था? अपने देश पर ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था और उनके सारे बनाए हुए नियम, भले ही वो अपने इंडियंस के लिए
अप्रोप्रिएट सुटेबल हों या ना हो, वो सारे के सारे नियम अंग्रेजों के थे जो हम सब लोगों को मानने पड़ रहे थे। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात ये थी कि भाई अब जब देश हमारा आज़ाद होने जा रहा है और अब इस देश में इस देश के लोगों का शासन होगा, अंग्रेज़ों का शासन नहीं होगा, तो आखिर ये देश कैसे चलाया जाना चाहिए। इसीलिए इस संविधान सभा का गठन हुआ था कि एक बार स्वतंत्रता मिलने के बाद हम लोग इस देश को कैसे चलाएंगे, हमारे देश को चलाने के नियम कानून क्या होंगे। तो आगे चल करके हम लोग इस चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या काम किया, कैसे कैसे काम किया। So now we come to the page number 6. Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. अब आगे चल करके यहाँ पर ये समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि हमारा पड़ोसी देश नेपाल जो है वहाँ किस तरह की सिचुएशन थी। ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है, बिल्कुल पास में ही तो है, हिमालय के बगल में। इसे समझने के लिए हम लोग पेज नंबर 6 पर जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो स्निपेट है उसे पढ़ते हैं। द कंट्री ऑफ नेपाल हैज विटनेस्ड सेवरल पीपुल्स स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। देयर वाज ए पीपुल्स स्ट्रगल इन 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. तो आप में से कुछ बच्चों को शायद याद हो, पता हो कि अभी से कुछ साल पहले तक नेपाल में राजशाही थी। वहाँ पर राजा के द्वारा देश पर शासन किया जाता था। वहाँ पर राजा हुआ करते थे, राजा का नियम ही सर्वोपरि होता था और पूरे देश की जनता को, मेरा कहने का मतलब है प्रजा को, उनके नियम मानते थे। हालांकि इस चीज़ को लेकर के देश में काफ़ी सारा प्रदर्शन हुआ। जैसे हम लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ, कुछ उसी तरह की लड़ाई, बिल्कुल उससे मिलती जुलती नहीं हो सकती है, लेकिन लोगों ने प्रदर्शन किया होगा, धरना दिया होगा, एजिटेशन किया होगा, आंदोलन किया होगा, नारे लगाए होंगे और उन्होंने ये बात की होगी कि भाई देश को आगे की तरक्की पर ले जाने के लिए ये मोनार्की सिस्टम, राजशाही सिस्टम सही नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के लोगों का स्ट्रगल शुरू हुआ 1990 में, 1990 में, और ये लगभग 12 साल तक चला है। और इसके बाद में 2002 में वहाँ पर तो ये स्ट्रगल वहाँ पर काफ़ी समय तक चला है। और इसके बाद से 1990 से लेकर के 2002 तक चला है। और इसके बाद में इन अक्टूबर 2002 किंग ज्ञानेंद्र, citing the Maoist uprising in the countryside as his region, began taking over different aspects of the government with the army's assistance. तो उसके बाद से ऐसा हुआ कि अक्टूबर 2002 में जाकर के कुछ डेमोक्रेसी बेस्ड रूल सेट की बात हुई। और वहाँ पर क्या हुआ कि राजा ज्ञानेंद्र ने ऐसी कोशिश की, उन्होंने देखा कि देश के कुछ इलाकों में माओवादी आतंकवादियों का जोर बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पर राजा ज्ञानेंद्र ने ऐसा भी किया कि उन्होंने आर्मी की मदद ली। द किंग देन फाइनली टुक ओवर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन फरवरी 2005. In November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement. This agreement signaled to the larger public an imminent return to democracy and peace. In 2006, this people's movement for democracy began gaining immense force. It repeatedly refused the small concessions that the king made, and finally in April 2006, the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. In 2007, Nepal adopted an interim constitution. The above photos show scenes from the People's Movement for Democracy in 2006. तो ये एक छोटी सी स्टोरी है कि किस तरीके से नेपाल में मोनार्की, राजशाही का अंत हुआ और वहाँ पर धीरे धीरे डेमोक्रेसी बेस्ड गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि लोगों ने 1990 से संघर्ष करना शुरू किया, 12 साल लगे। 2002 में जाकर के वहाँ के जो राजा थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने
थोड़ा सा अपने आर्मी के असिस्टेंस से माओइस्ट आतंकवादियों को दबाने के लिए एक तरह की सरकार की व्यवस्था की। लेकिन अभी भी सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास में थी? वो राजा के पास में, राजा ज्ञानेंद्र के पास में ही थी। आगे चल करके उन्होंने थोड़ा सा और कंसेशन दिया और उसके बाद उन्होंने सरकार को थोड़ा सा और भी पावर दिया, लेकिन अभी भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट राजा ही बने रहे। इसके बाद में ये हुआ कि फरवरी 2005 के बाद से नवंबर 2005 के बीच में जब माओवादी लोगों ने देखा कि नहीं, अब हमें इस स्ट्रगल वाले रास्ते से सरकार में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बाकी के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में एक 12 पॉइंट का एग्रीमेंट साइन किया। और इसके साथ में उन्होंने ये किया कि ठीक है, देश में एक शांति की स्थिति हो जाएगी और 2006 में वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना हुई। It repeatedly refused the small concessions that the king made, and finally in April 2006 the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. तो अभी तक यही हो रहा था कि जैसे जैसे लोग रेसिस्ट कर रहे थे या वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो सरकार में थी रेसिस्ट कर रही थी, तो राजा वहाँ पर थोड़ा थोड़ा इनको पावर शेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया था, देना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी उन्होंने सरकार पर ओवरऑल कंट्रोल अपना बना करके रखा था। आखिरकार अप्रैल 2006 में ऐसा हुआ कि जब वहाँ पर तीसरा संसद, इसका मतलब है कि वहाँ तीसरी बार चुनाव हुआ होगा, और उन्होंने 2007 में वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को कहा कि ठीक है, अब आप सब लोग मिलकर के सरकार बना सकते हो। तो उस समय में वहाँ पर एक इंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था हुई, एक अंतरिम संविधान की व्यवस्था हुई। अंतरिम संविधान की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर आप संविधान बनाने में समय लगता है ना, जैसा कि अपने यहाँ भी था भारत में कि लगभग 2 साल का समय लगा, और उसके बाद में ही जाकर के अपना देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, जनतांत्रिक स्वरूप में आया। और तभी हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं, क्योंकि उसी दिन हमारे देश में संविधान के नियम को लागू किया गया था। तो इस तरीके से नेपाल में भी देखा गया कि ये कितना लंबा स्ट्रगल रहा है कि कैसे राजा ने धीरे धीरे पावर शिफ्ट किया वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. फिर वही बात यहाँ पर कही जा रही है जो मैंने संक्षेप में बताई कि 1990 में जो संविधान देश में नेपाल में इस्तेमाल किया जा रहा था, उसमें हर जगह पर यही बात थी, और फाइनली यही बात थी ही कि जो देश की फाइनल अथॉरिटी है वो किसके पास में है? वो राजा के पास में है। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. और लोगों का संघर्ष लगातार चलता रहा, और इसमें साथ साथ वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का भी कंट्रीब्यूशन रहा। वो जनता के साथ में रहे और लड़ते रहे, उन्होंने अपने तरीके से रेसिस्ट किया, आंदोलन किया। तो इस तरीके से 2006 में जाकर के वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो पाई, जिसके जरिए वहाँ पर नेपाल की सत्ता पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में आ गई। अब वहाँ की जो अथॉरिटी थी वो राजा के हाथ में नहीं थी। नाउ द पीपुल हैव टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। तो अब नेपाल के लोगों को एक नया संविधान लिखना था ताकि वो नेपाल को एक डेमोक्रेटिक स्टेट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर इस्टेब्लिश कर सकें। द रीजन दैट दे do not want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. और ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि वहाँ के लोग देख रहे थे कि पिछले संविधान में, पिछले कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसे आदर्श नहीं थे, ऐसे प्रिंसिपल्स नहीं थे जैसा वो नेपाल को बनाना चाहते थे, या जिस तरह के देश के लिए वो अभी तक की लड़ाई
लड़ रहे थे। As in the game of football, in which a change in the constitutive rules will change the game altogether, Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. तो जैसे अगर हम फुटबॉल के खेल में अगर कोई नियम बदल देते हैं तो उसकी वजह से पूरे खेल का रिजल्ट या उस पूरे खेल का उसका फ्यूचर, उसका क्यूरिकुलम चेंज हो सकता है। उसी तरीके से नेपाल में भी जब उस नेपाल की जनता अपने देश को राजशाही से लोकतांत्रिक सरकार के तौर पर एक चेंजओवर के दौर से गुजर रही थी, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी था कि वो अपने लिए नए कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स सेटअप करें ताकि उससे एक नए समाज का, एक नए देश का निर्माण हो सके। सो दिस इज़ वाई the people of Nepal are in the process of writing a new constitution for the country. The caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy. तो इस तरीके से यही एक प्रोसेस चला वहाँ पर, जिसके ज़रिए नेपाल में एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप करने की बात हुई और जिसका जो मेन पॉइंट था वो इस चीज़ को इशारा करता था, इस चीज़ को इंगित करता था कि कैसे वहाँ के लोगों ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। Nepal's struggle for democracy. The second important purpose of constitution is to define the nature of a country's political system. तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा इम्पॉर्टेंट पर्पस ये है कि किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. चूंकि नेपाल में जो 1990 या उससे पहले का जो संविधान था वो तो ये बताता था कि भाई देश का शासन राजा के द्वारा होगा और उसके मंत्रियों के द्वारा चलाया जाएगा। In countries that have adopted a democratic form of government or policy, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that government decision making with these societies. तो उन सारे देशों में जिन देशों ने धीरे धीरे या किसी भी तरीके से एक डेमोक्रेटिक फॉर्म एडॉप्ट किया है अपनी देश की सरकार को चलाने के लिए, उन सारे जगहों पर उनका जो संविधान है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इस चीज़ के बारे में कि सरकार डिसीजन मेकिंग कैसे करेगी या डिसीजन मेकिंग में सरकार का पार्टिसिपेशन रोल किस हद तक होगा, कैसे होगा, वहाँ की देश की जनता का रोल किस हद तक होगा, कैसे होगा। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. तो लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में ये होता है कि हम अपना नेता, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। कैसे चूज करते हैं? वोट डाल करके चूज करते हैं और आखिर में वो जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, लीडर होता है, वही देश को चलाता है। सो वी कैन से दैट इनडायरेक्टली हम लोग सरकार चलाते हैं। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguards against this. हालांकि इस सिस्टम में अक्सर इस चीज़ की संभावना होती है कि जो हमारे चुने हुए लीडर हैं वो अपनी अथॉरिटी का, अपनी ताकत का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल सेट्स डिफाइन किए गए हैं, लिखे हुए हैं, जिनका फॉलोअप, जिनका पालन हमें भी करना होता है और हमारे रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स को भी करना होता है। The misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. अब अथॉरिटी का मिसयूज कैसे हो सकता है उस चीज़ को यहाँ पर एक कार्टून स्ट्रिप के जरिए बताया जा रहा है जो मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ। इसमें क्या है, यहाँ पर 3 सीन दिखाया गया है। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ही इज ए बुली, हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम। Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts speaking on Anil. तो इसमें बताया जा रहा है कि एक क्लास है जिसका मॉनिटर है सुरेश
और वो उसका स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है, वो बच्चों को तंग करता है, ही इज़ ए बुली, और उसके क्लासमेट उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। अब क्लास टीचर मिसेस राव हैं, उन्हें किसी वजह से, किसी अर्जेंट काम की वजह से क्लास से बाहर जाना होता है, तो ऑब्वियसली इन द एब्सेंस ऑफ द क्लास टीचर हु विल हैंडल द क्लास, हु विल मॉनिटर द क्लास, सुपरवाइज द क्लास, डेफिनेटली इट विल बी द क्लास मॉनिटर। तो यहाँ पर सुरेश को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि वो क्लास की देखभाल करे। अब यहाँ पर सुरेश कुछ शरारत करने जा रहा है, वो अनिल को पॉइंट आउट करता है कि क्यों ना वो उसे तंग करे। तो वो उससे कहता है कि अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिस राव। तो वो कहता है कि अनिल, मैं तुम्हारे बारे में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ मैडम को, जो क्लास टीचर हैं। तो वो पूछता है व्हाट हैव आई डन, लेकिन मैंने किया क्या है। तो वो उसे ये चीज़ साफ साफ नहीं बताता कि उसने क्या किया है, उसे तो बस उसे तंग करना है। तो जैसे ही मिसेस राव क्लास में वापस आती हैं, वो बोलता है कि मैम, व्हाइल यू वेयर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन टू मी। तो ये मॉनिटर सुरेश क्लास टीचर मैम से कंप्लेन करता है अनिल के बारे में कि जब मैम बाहर थी तो उस दौरान अनिल ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था और वो मॉनिटर की बात नहीं सुन रहा था, नहीं मान रहा था। तो अब क्या होगा? तो अब तो जो क्लास टीचर हैं मिसेस राव, वो एक डांट लगाएंगी अनिल को, और वही होता भी है। वो कहती हैं, अनिल, यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। तो ये पनिशमेंट मिला अनिल को। अब वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, कहने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की, लेकिन मैम उस समय उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगी, उसे ज़्यादा नहीं सुनेंगी, कंसीडर नहीं करेंगी, क्योंकि वो उनका कान किसने भरा है? उनका कान भरा है क्लास के मॉनिटर ने, और क्लास मॉनिटर एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, तो वो उसकी ही बात को ध्यान देंगी। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं इस कार्टून स्ट्रिप को लेकर के। इन व्हाट वेज इज द क्लास मॉनिटर मिसयूजिंग हिज पावर। तो यहाँ पर क्लास मॉनिटर किस तरीके से अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज अ मिनिस्टर मिसयूजिंग हिज पावर। और ऐसा कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है जिसमें हमारा कोई मंत्री अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है। ही कैन रिफ्यूजेज, हाँ, इफ़ ही रिफ्यूजेज टू सैंक्शन ए प्रोजेक्ट of his ministry for a sound technical reasons, or he threatens to send his security staff to rough up his neighbor, or calls up the police station asking them not to register a complaint that is likely to be filed against his relative। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं जिससे ये बताने की कोशिश हुई है कि कैसे कोई मिनिस्टर अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है। पहला, कि अगर उसके मंत्रालय से किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ फंड का अलॉटमेंट हुआ है तो वो उसे सैंक्शन करने से रिफ्यूज कर दे बिना किसी साउंड रीजन के, या कोई साउंड रीजन हो भी तो, या वो ऐसा करता है कि वो अपने सिक्योरिटी स्टाफ को घर पर भेजता है कि वो अपने पड़ोसी को जाकर के डांट लगाए, तो ये भी पावर का मिसयूज है। तीसरा ये हो सकता है कि वो पुलिस स्टेशन को कॉल करता है और उनसे कहता है कि अगर उनका कोई रिश्तेदार उसके खिलाफ कोई केस फाइल करता है तो उसे रजिस्टर ना करे। तो ये सारे के सारे 3 एग्जाम्पल हैं जिसमें आज के पॉलिटिकल सिस्टम में हमारा कोई मंत्री, हमारा कोई एमएलए एमपी अपने पावर का मिसयूज कर सकता है। सो नाउ वी कम टू द पॉइंट। In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders। तो हमारे लोकतांत्रिक समाज में क्या होता है कि हमारा जो संविधान है वो कुछ ऐसे रूल्स का फाउंडेशन ले करके तैयार होता है जिसमें ये बात होती है कि हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर अपने अथॉरिटी का मिसयूज ना कर सके, उसमें उसको रोकने के नियम कानून भी होते हैं। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, मेनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेंड इन दिस सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो आगे चल करके जब मैं आपको बताऊंगा भारत के संविधान के बारे में तो आप उसमें देखेंगे कि इस तरह के काफ़ी सारे लॉज
उस सेक्शन में लिखे गए हैं जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। So do you recall the chapter on the Dalit writer Om Prakash Valmiki's experience in school from your class 7th book? तो क्या आप सब बच्चों को याद है जो आपने क्लास 7th बुक में पढ़ी होगी, जिसमें एक दलित लेखक के बारे में है जिनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, कि उन्हें अपने स्कूल में किस तरह का अनुभव हुआ था। जब वहाँ पर वो स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन वहाँ के टीचर्स ने या प्रिंसिपल ने करने की कोशिश की होगी। सो इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वाज ए दलित। तो उस चैप्टर में हम लोगों ने यही बात की थी कि उनके दलित होने की वजह से उन्हें क्या क्या परेशानियां, क्या क्या भेदभाव झेलने पड़े। You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth. The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. तो हम लोगों ने आपको उसमें ये पढ़ाया था कि हमारा भारतीय संविधान इस चीज़ की गारंटी देता है। किस चीज़ की गारंटी देता है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, कि इस देश में रहने वाले सारे नागरिक, ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल, सारे के सारे लोग जो हैं उन्हें किसी भी इस ग्राउंड पर कि उनका धर्म अलग है, उनकी जाति अलग है, उनका जन्म अलग जगह पे हुआ है, वो गोरे हैं या काले हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, इसके बेसिस पर उनके अधिकार में या उनके साथ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। Because the right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. क्योंकि ये जो right to equality है, समानता का अधिकार है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है। और मैं तो ये कहूँगा कि द राइट ऑफ इक्वलिटी इज द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मुझे लगता है इसीलिए इसका नाम भी है संविधान, या कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी शब्दार्थ लिखा गया है संविधान, बराबर के नियम सबके लिए। तो इसी के साथ में मैं आपके इस चैप्टर को यहाँ पर रोकता हूँ। इसका आगे का हिस्सा मैं लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है और इसे अच्छे से समझाए जाने की ज़रूरत है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप इस चैप्टर का जो लेक्चर पार्ट 2 है और पार्ट 3 है उसे ज़रूर अटेंड करें, उसे ज़रूर देखें। और इसके साथ साथ ही एक बार फिर से कहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल न्यू एज कोचिंग को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मैं एक एक करके आप सारे बच्चों को आपके इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस भी, इन सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स इस पर डालने जा रहा हूँ, जिसके ज़रिए आप काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। So wait for the next part of this chapter, that will be lecture part number 2 about Indian Constitution. तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय।